नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। सीएम धामी की आज 3 बड़ी बैठकें। डेस्टिनेशन वेडिंग पॉलिसी, धर्म और तीर्थाटन और चारधाम यात्रा की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। उत्तराखंड क्रांति दल का कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री का निकाला जुलूस, पुतला किया दहन। बोले प्रेमचंद अग्रवाल को मंत्री पद से बर्खास्त करें, नहीं तो परिणाम भुगतने को रहें तैयार। उत्तराखंड में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप क्लस्टर विद्यालय स्थापित करने का फैसला। एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं को मिलेगी बेहतर शिक्षा सुविधा। आईसीसी वर्ल्ड कप मुकाबले में भारत की शानदार जीत। देशभर में जश्न का माहौल। डोईवाला में क्रिकेट प्रेमियों ने बजाए ढोल। प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में बारिश बर्फबारी। मैदान में तेज धूप खिलने से तापमान में बढ़ोतरी। 13 मार्च से मौसम ले सकता है करवट। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को काशीपुर पहुंचकर क्षेत्र की जनता को 110 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर बड़ी सौगातें दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सचिवालय में भी 3 बड़ी बैठकें लेने वाले हैं। सुबह 11:30 बजे उत्तराखंड में डेस्टिनेशन वेडिंग पॉलिसी बनाए जाने को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जिसके बाद सीएम धामी सुबह 11:45 पर प्रदेश में धर्मस्व एवं तीर्थाटन परिषद के गठन के संबंध में आयोजित बैठक में प्रतिभाग करेंगे। दोपहर 12 बजे सचिवालय में चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक लेंगे। इस दौरान तीनों बैठक में संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु बरमोला हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्टिव मोड में रहते हैं और अभी भी वो 3 बड़ी बैठकें आज के दिन लेने जा रहे हैं। कौन कौन सी वो बैठकें और कितनी खास ये बैठकें? निश्चित रूप से आपको बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ ही देर में सचिवालय पहुंचेंगे और सचिवालय पहुंचकर वो आज 3 अहम बैठकें लेने वाले हैं। और प्रदेश के लिहाज से भी देखा जाए तो ये काफी अहम बैठकें होने वाली है। अगर पहली बैठक की बात कर ली जाए तो जो उत्तराखंड में डेस्टिनेशन वेडिंग पॉलिसी है उसको लेकर बैठक की जा रही है, क्योंकि जब उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट हुआ था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आए थे तो उन्होंने पूरे भारत के लोगों से अपील की थी कि उत्तराखंड आकर जो है डेस्टिनेशन वेडिंग करें, क्योंकि यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है या फिर यहाँ की जो सुविधाएं हैं वो एकदम वेडिंग के अनुरूप है। तो यानी कि ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर जो है अब जो आह्वान किया था उसको धरातल पर उतारने की तैयारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं और उसको लेकर पॉलिसी बनाई जा रही है कि किस तरीके से यहाँ पर जो दूसरे राज्य के लोग हैं वेडिंग डेस्टिनेशन करने आते हैं तो क्या सुविधाएं यहाँ दी जा सकती है। अगर वेडिंग डेस्टिनेशन की बात करनी जाए तो वेडिंग डेस्टिनेशन पर यहाँ पर उत्तराखंड में इस वक्त जो है त्रियुगी नारायण मंदिर सबसे बड़ा जो तीर्थ स्थल है वो सामने उभर कर आया है, जहाँ पर कई ऐसे लोग हैं, अभिनेता हैं या अभिनेत्रियां हैं या बड़े लोग हैं जो वहां पर आकर शादी कर रहे हैं, लेकिन वहां पर जो सुविधाएं हैं वहां पर सुविधाएं बढ़ाने पर भी विचार किया जाता है। तो ऐसे में उत्तराखंड में जो पर्यटक स्थल है या तीर्थाटन जो स्थल है उनको लेकर किस तरीके से वहां पर जो सुविधाएं जुटाई जाए इसको लेकर पॉलिसीज बनाई जा रही है। वहीं दूसरी बैठक की अगर बात कर ली जाए तो दूसरी बैठक धर्मस्व तीर्थाटन परिषद के गठन के लिए मुख्यमंत्री ये बैठक लेने जा रहे हैं। यानी कि जिस तरीके से बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति है उसकी जो पॉलिसीज है वो सिर्फ बद्रीनाथ और केदारनाथ के अलावा उसमें 52 मंदिर और हैं वहां पर लागू होती है, लेकिन गंगोत्री और यमुनोत्री की अगर बात कर ली जाए तो ऐसे में वो पॉलिसी वहां पर लागू नहीं होती है। वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऐसा चाहते हैं कि प्रदेश में जो तीर्थाटन है या फिर जो तीर्थ स्थल है उन पर समान जो पॉलिसीज हो वो लागू हो और इसके लिए का गठन किया जाए। वहीं तीसरी बैठक
बैठक चारधाम यात्रा को लेकर है, क्योंकि 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट 30 अप्रैल को खुलेंगे और 2 मई को केदारनाथ के कपाट खुलेंगे और 4 मई को जो है बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। यानी 30 अप्रैल से जो चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। हालांकि 4 मई को पूरी तरीके से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा सुचारू रूप से हो जाएगी। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है एक अहम बैठक लेने जा रहे हैं, क्योंकि अब तकरीबन 1.5 माह का समय बचा हुआ है। चारधाम यात्रा का जो शुरू होने वाली है, 1.5 माह का समय बचा हुआ है। ऐसे में जो तमाम तैयारियां हैं, जिस तरीके के प्रबंधन की बात सरकार करती है, पिछले 2-3 सालों से देखा जा रहा था कि क्राउड मैनेजमेंट को लेकर जो है कई लोगों ने अपनी चिंता व्यक्त की थी। तो कैसे क्राउड मैनेजमेंट चारधाम यात्रा के तहत हो, या फिर धामों की जो क्लियरिंग कैपेसिटी है, एक दिन में कितने लोग वहां पर रुक सकें, या इसके अलावा यातायात से संबंधित या रजिस्ट्रेशन से संबंधित जो भी तैयारियां हैं, उनको लेकर अहम बैठक की जा रही है। और ऐसी बैठकें अभी तक की अगर बात कर ली जाए चारधाम यात्रा को, तो विभाग स्तर पर ये बैठकें हो चुकी हैं। चाहे आपदा की बात कर ली जाए, पीडब्ल्यूडी विभाग की बात कर ली जाए, या फिर इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की बात कर ली जाए। तो ऐसे में अब जो है एक बड़ी बैठक चारधाम यात्रा को लेकर होने वाली है कि किस तरीके से चारधाम यात्रा का संचालन किया जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड सरकार जो है लगातार चारधाम यात्रा को बड़ी अहमियत से देखती है और उत्तराखंड के आर्थिकी की रीढ़ की हड्डी भी इस चारधाम यात्रा को कहा जाता है। तो ऐसे में आज ये अहम बैठकें सचिवालय में होने जा रही हैं। जी मानशू, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को काशीपुर पहुंचकर के क्षेत्र की जनता को 110 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर बड़ी सौगात दी। काशीपुर पहुंचे सूबे के सीएम पुष्कर सिंह धामी का अपार जनसमूह ने जगह जगह फूल वर्षा कर स्वागत किया। इसके बाद नगर निगम परिसर पहुंचे सीएम धामी ने विभिन्न विकास योजनाओं को हरी झंडी देते हुए लगभग 11 बड़ी योजनाओं में लगभग 110 करोड़ रुपए की कार्य योजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम धामी ने प्रदेश में अपने द्वारा लाए गए कानूनों को सामने रखते हुए कहा कि देवभूमि ने कई ऐसे मील के पत्थर पार किए, जिसकी वजह से देवभूमि देश का पहला राज्य बनकर उभरा। विकासनगर के डाक पत्थर तिराहे पर उत्तराखंड क्रांति दल कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का पुतला दहन किया। उत्तराखंड क्रांति दल कार्यकर्ताओं ने पहले उनके पुतले के साथ बाजार में जुलूस निकाला, उसके बाद पुतले का दहन किया। उत्तराखंड क्रांति दल के राष्ट्रीय पदाधिकारी सुरेंद्र कुकरेती ने कहा कि टिहरी, कुमाऊं, पौड़ी क्षेत्र पहाड़ का क्षेत्र है, इन्हें हिस्सों में बांटने का काम ना करें। उन्होंने मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल को मंत्री पद से बर्खास्त करें और कहा कि अगर ऐसा नहीं किया तो परिणाम भुगतने को तैयार रहें। पुतला दहन कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। हम बार बार दोहराए हो तो मेरे ख्याल में हमसे ज़्यादा जो हमारे पत्रकार बंधु हैं उनको ज़्यादा, फिर भी एक आपने पूछा है, हमारा सिर्फ ये है कि अग्रवाल जी ने जो गाली दी है पहाड़ी समाज को, और उनके जहन में सिर्फ ये है कि कुमाऊं, पौड़ी और जौनसार ये पहाड़ी है, बाकी पहाड़ी नहीं है। और हमारा ये मानना है कि उत्तराखंड की धरती पे जो भी निवास करता है सब पहाड़ी है। वो इसलिए पहाड़ी है कि 13 जिले जो है वो पहाड़ के, 11 जिले जो है वो पहाड़ के। तो बहुमत किसका है? 11 जिले का। तो इसका मतलब सब सारे पहाड़ी है। लेकिन उनके दिमाग में क्या है कि कुमाऊं, गढ़वाल और जौनसार ये पहाड़ी है। इसलिए मैं तो निवेदन करना चाहूँगा तमाम उन नेताओं से कि इन संकीर्ण भावना से बाहर निकले और इसके पहाड़ बनाम और मैदान के उसमें ना बांटें। और हम तो भारतीय जनता पार्टी से के जो लीडर हैं उनसे निवेदन करूंगा कि इन्हें मंत्री पद से तुरंत हटाया जाए, ये हमारी मांग है। देहरादून राज्य सरकार ने विद्यालय शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के दृष्टिगत प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप कलिस्टर विद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया और इस योजना का मकसद कलिस्टर विद्यालय को हब के रूप में विकसित कर आसपास के कम छात्र संख्या व संसाधनों की कमी वाले विद्यालयों को इसमें विलय करना है, ताकि एक ही छत के नीचे कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक के छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके।
राज्य सरकार ने क्लस्टर विद्यालय योजना को धरातल पर उतारने की कवायद शुरू कर दी। इसके तहत सरकार ने रुद्रप्रयाग जनपद के चयनित 3 विद्यालयों को क्लस्टर विद्यालय बनाने के लिए 7 करोड़ 48 लाख की धनराशि स्वीकृत कर दी है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत सांस्कृतिक लोक विरासत और महान विभूतियों के इतिहास को पाठ्यक्रम में शामिल करने की पहल शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड सरकार ने प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत इससे संबंधित सामग्री को पाठ्यक्रम में शामिल करने की मंजूरी दी है। हमारे कई ऐसे विद्यालय हैं जिसमें छात्र संख्या 5 या उससे कम है, लेकिन शिक्षक 2 या उससे ज़्यादा तैनात हैं। तो अधिकतम जो हमारा मानव संसाधन है, चाहे वो शिक्षक के रूप में है या जो हमारा आर्थिक स्रोत है उसके रूप में है, उसका अधिक से अधिक हम लोग कैसे उपयोग करें और छात्र हित में कैसे उसको लाया जाए, कैसे समस्त विषयों के शिक्षक उनको पूरा किया जाए, समस्त सुविधाएं एक विद्यालय में दी जाए। तो जो क्लस्टर विद्यालय का एक संकल्पना साकार हुई, उसमें माननीय मंत्रिमंडल की मंजूरी भी हुई, शासनादेश भी हुआ। उसको अब हमने एक आदेश जारी किया है कि हर ब्लॉक में 2-2 विद्यालय फर्स्ट फेज में बनाए जाएंगे और वहाँ तक उस क्लस्टर विद्यालय तक आने के लिए जो 1 किलोमीटर से दूर के बच्चे हैं उनको ट्रांसपोर्ट सब्सिडी भी दी जाएगी, तो ताकि जो छात्र हैं वो विद्यालय तक आ सकें, कोई पढ़ाई से वंचित न हो पाए और सारी सुविधाएं एक विद्यालय में सभी छात्रों में मिल सकें। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उत्तराखंड में विद्युत आपूर्ति को और अधिक प्रभावी और आधुनिक बनाने की दिशा में उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने एक बड़ा कदम उठाया। प्रदेश में RTDAS प्रणाली की स्थापना तेजी से की जा रही है, जिससे उप संस्थानों की रियल टाइम मॉनिटरिंग संभव हो सकेगी। RDSS योजना के तहत प्रदेश भर में 215 उप संस्थानों पर RTDAS प्रणाली की स्थापना की जा रही है, जिनमें से 162 उप संस्थानों में यह कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है। यह प्रणाली उन उप संस्थानों पर लागू की जा रही है जो 25,000 से कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में स्थित हैं। अब तक जिन स्थानों पर RTDAS प्रणाली लग चुकी है उनमें प्रमुख रूप से रानी पोखरी, जोलीग्रांट, नकोट, पंतनगर, गैरसैंण, उखीमठ, अगस्त्य मुनि, रोशनाबाद, लाल तप्पड़ आदि शामिल हैं। और इसके अलावा पहले ही IPDS योजना के तहत 66 शहरों के 106 उप संस्थानों में यह प्रणाली कार्यरत थी, जिसमें UPCL के कुल 268 उप संस्थानों में यह अत्याधुनिक प्रणाली स्थापित हो चुकी है। एक साल के अंदर जितनी भी योजनाएं हैं वो पूरी कर सकें, लेकिन यद्यपि ये काम थोड़ा सा लेट अवॉर्ड हो पाया पूरे देश में, तो हो सकता है कि इसका एक्सटेंशन और मिले तो 2 साल के अंदर हम कार्य। 5 मार्च को गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी को जोड़ने वाला पुल पहाड़ी से चट्टान गिरने के कारण टूट गया, जिसमें हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी के साथ साथ पुलना व भयूनडार के ग्रामीणों का संपर्क मुख्य मार्ग से पूरी तरह कट गया। सीएम धामी के निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी ने PWD के अधिकारियों को मौके पर जाकर नए वैली ब्रिज के लिए भूमि चयनित करते हुए वैली ब्रिज बनाने के निर्देश दिए थे। जिलाधिकारी ने बताया कि PWD द्वारा नए वैली ब्रिज का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। बताया कि सर्वे से पता चला कि पुराने पुल के ऊपरी साइड अभी भी लूज रॉक्स हैं, इसलिए अब नए स्थान को चिन्हित किया गया है, जहां पर 45 मीटर का नया वैली ब्रिज बनाया जा रहा है। जो गोविंद घाट में अभी ब्रिज निर्माण का कार्य होना है, वहाँ एक वैली ब्रिज को लगाने की कार्यवाही PWD द्वारा की जा रही है। और जो पुराना ब्रिज था वो बोल्डर्स गिरने से टूटा था। जो पहाड़ी में ड्रोन सर्वे कराया गया तो सामने आया कि 127 मीटर की ऊंचाई से वहाँ बोल्डर्स गिरे थे
और कुछ लूज रॉक अभी भी वहाँ पे हैं। तो एक नए स्थान को चिन्हित करके 45 मीटर का एक बेली ब्रिज जिसकी क्षमता 10 टन की रहेगी और चौड़ाई 4.25 मीटर रहेगी, पीडब्ल्यूडी ने मौके पे कार्य शुरू कर दिया है और आशा है कि अगले 15 दिन में वो ब्रिज तैयार हो जाएगा। वहीं लोहाघाट में रविवार को रामलीला मैदान में विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने 13वें होली रंग महोत्सव का शुभारंभ किया और इस दौरान पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा मौजूद रहे। महोत्सव के पहले दिन महिला होलियारों ने कुमाऊनी खड़ी होली का शानदार गायन कर दर्शकों का दिल जीत लिया। हजारों की संख्या में दर्शकों ने होली का भरपूर आनंद उठाया। अच्छाइयों को कैसे इस समाज में लाए, यह इस कल्पना के साथ इस होली का त्यौहार मनाया जाता है। मैं इस होली के शुभ अवसर पर समस्त प्रदेशवासियों को, विशेषकर लोहाघाट के नगरवासियों को और अपनी विधानसभा के क्षेत्र देवतुल्य जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं और सबसे अनुरोध करता हूं कि हम व्यसनों से रहित होकर इस होली का महोत्सव करें ताकि समाज में एक अच्छा संदेश जाए। रामलीला कमेटी तो ये अपने आप में एक उदाहरण है। ये जो कार्य करते हैं ये अपने मन से नहीं कर सकते, ये प्रभु की कृपा होती है और प्रभु की कृपा इन पर ऐसी है कि ये जहाँ पर भी जाते हैं, आप देवीधार को ही देखिए, वो देवीधार जहाँ पर 10 आदमी नहीं होते थे वहाँ पर आज हजारों की तादाद में लोगों की संख्या वहाँ पर रहती है। उन्हीं उसी माँ की कृपा से उनको एक प्रेरणा ऐसी मिली है कि ऐसे शुभ कार्य उनके द्वारा होते हैं। जो हमारी होली है ये श्री रामलीला होली कमेटी विसन करके पूरे 20 गांव के इसमें प्रतिभाग करते हैं और इसमें बुजुर्ग से लेकर युवा, अभी आप देखेंगे हमारे यहाँ के जो एक बुजुर्ग जो आगे का जो कदम होगा वो पीछे का भी वही कदम होगा, सुर लय ताल एक जैसा होगा। ढोल वादकों को आप देखना अलग ही रंगत होगी इसकी। जो हमारी विसन की होली है, हमारे बुजुर्ग बताते थे कि हम जब होलियाँ होती थी केवल दिन में केवल एक बार खाने के लिए आते थे, यानी सुबह 9 बजे निकलना और देर रात 12 बजे आना, केवल एक टाइम खाने के लिए आते थे। इतना मगन रहते थे वो, खुद ही ढोल मोड़ना, खुद ही ढोल बनाना। तो ये सारे उनके मतलब वही हम लोगों ने उसी परिपाटी को हम लोग आगे को चला रहे हैं। तो इसलिए हमारी होली आज बहुत भिन्न जगहों में प्रदर्शन कर रही है। वहीं सितारगंज में होली पर्व को लेकर के मां चामुंडा महाकाली मंदिर सिसोना में पर्वतीय समाज की महिलाओं ने पुरानी परंपराओं के अनुसार मंदिर में जमकर भगवान को रंग चढ़ाकर और प्रसाद बांटकर के बैठकी होली का शुभारंभ किया, जिसके बाद आज से पर्वतीय समाज के घरों में बैठकी होली में होली गीत गाकर होली खेली जाएगी और एक दूसरे को रंग लगाया जाएगा। ये बात सितारगंज भाजपा मंडल अध्यक्ष मुकेश सनवाल ने बताई। पर्वतीय क्षेत्र की परंपरा है, सबसे पहले होली की शुरुआत मंदिर से की जाती है। तो आज हमारे सारी महिलाएं मंदिर में आके पहले भगवान को रंग चढ़ाया और यहाँ होली लगाई। अब इसके बाद पारंपरिक रूप से बैठकी होली की शुरुआत हो जाएगी और जगह जगह अपने अपने घरों पे होली होगी, जिसमें साथ सब लोग एकत्रित होकर एक साथ होली का गायन करेंगे। हम सबसे पहले हमारे एरिया की चामुंडा माता माँ काली माँ है, सबसे पहले हम यहाँ होली करते हैं, फिर अपने अपने घरों में कल से होली करेंगे। होली का त्यौहार एक बहुत होता है, क्योंकि गाँव में होली और घर में होली होगी। दिल्ली से पिथौरागढ़ जा रही उत्तराखंड परिवहन निगम के पिथौरागढ़ डिपो की एक बस सोमवार सुबह हादसे का शिकार हो गई। दरअसल ये बस अनियंत्रित होकर के टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग में चंपावत के सिनियारी के पास सड़क पर पलट गई। बस के पलटते ही यात्रियों में चीख पुकार मच गई। बस पलटने की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। वहीं उन्होंने यात्रियों को किसी तरह रोडवेज बस से बाहर निकाला। दुर्घटना में यात्री मामूली रूप से चोटिल हुए। गनीमत ये रही कि बस खाई में नहीं गिरी, अन्यथा हादसा हो सकता था। बताया जा रहा है कि बस काफी पुरानी है। ज्योतिर्मठ के समीप जोगीधारा के पास एक अज्ञात शव मिला। प्राप्त जानकारी के अनुसार सेलंग गांव की महिला घास लेने के लिए गई। इस दौरान महिला ने मृत अवस्था में पड़े शव को देखा और पास के कोतवाली ज्योतिर्मठ में सूचना दी। सूचना मिलते ही तुरंत ज्योतिर्मठ कोतवाली की टीम और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई और एसडीआरएफ के द्वारा 150 मीटर तकरीबन खाई में अज्ञात शव को सड़क तक कड़ी मशक्कत के बाद पहुंचाया गया। हालांकि शव काफी सड़ी गली हालत में है। फिलहाल शव की पहचान नहीं हो पाई है। दुबई में हुए भारत न्यूजीलैंड आईसीसी वर्ल्ड कप मुकाबले में भारत की शानदार जीत के बाद देश भर में जश्न का माहौल है। डोईवाला में भी क्रिकेट प्रेमियों ने
खुशी जाहिर की। लोगों ने आतिशबाजी कर ढोल की धुन पर झूमकर जीत का सेलिब्रेट किया। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज फिर बदलने वाला है। बीते कई दिनों से मौसम के शुष्क रहने के बाद फिर बारिश की संभावना है। वहीं उत्तराखंड मौसम विभाग के मुताबिक आज प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में आंशिक बादल छाए रहेंगे, साथ ही कहीं कहीं हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान जताया गया है, जिससे एक बार फिर तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। प्रदेश में आज मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जनपद में कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई, जबकि प्रदेश के अन्य जनपदों में मौसम शुष्क बना रहेगा, जिससे ठंड में इजाफा हो सकता है। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।